हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर 6 को पढ़ाएंगे। इस काव्य में 2 कविता श्री नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। पहला है ये दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको ये दंतुरित मुस्कान का भावार्थ को पढ़ाएंगे और इसको हम कॉपी में भी लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किए हैं। कवि के अनुसार जो एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं और हमारा जो अंतर मन है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। कवि ने इस कविता में एक छोटे बच्चे की जो नए नए जो दांत निकलते हैं उसकी मुस्कान को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। कवि का मानना है कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान होते हैं उसे देख करके कठोर हृदय वाले इंसान का भी मन पिघल जाता है। तो चलिए हम इस काव्य को आपको हम पढ़ाते हैं और एकदम सरल भाषा में इसका अर्थ को बताते हैं। आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब बच्चों क्या होता है? जो नन्हे नन्हे बच्चों को जो दांत शुरू में जो दांत निकलती है, नन्हे नन्हे जो दांत निकलते हैं उसी को दंतुरित कहा जाता है। और मुस्कान का मतलब क्या होता है? मुस्कुराहट। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब क्या होता है? जो मर गया हो, मरा हुआ व्यक्ति को मृतक कहते हैं। तो चलिए हम 2-2 लाइन करके आपको हम समझाएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों से झलकती मुस्कान इतनी मनमोहक है कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि छोटे बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारी जो ये निश्चल मुस्कान है वो जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों के मन में भी, यानी मरे हुए जो व्यक्ति मरे हुए हैं यानी निर्जीव व्यक्ति के जीवन में भी जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वो भी एक बार खुशी से खिल उठेगा, उसके मन में भी इस दुनिया की ओर आकर्षक जाग उठेगा। फिर कवि कहते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली का मतलब क्या होता है? धूल। धूली का मतलब धूल। और धूसर का मतलब होता है जैसे पीलापन लिए भूरा, मतलब मटमैला रंग, उसको धूसर कहा जाता है। तुम्हारे ये गात का मतलब शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का मतलब कमल फूल को जलजात भी कहा जाता है। ठीक है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाग। चलिए ये दो पंक्ति का अर्थ को हम बताते हैं। तुम्हारा ये धूल मिट्टी से सना शरीर को जब देखता हूँ, कवि कहते हैं कि जब तुम्हारा ये धूल मिट्टी से सना हुआ ये शरीर को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिला है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे धूल से सने ये नन्हे से तन को यानी शरीर को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परश, परस का मतलब बच्चों क्या होता है? स्पर्श। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। और पाषाण का मतलब कठिन का मतलब क्या होता है? कठोर। और पाषाण का मतलब पत्थर। तो चलिए ये दो पंक्ति का मीनिंग हम जान लेते हैं। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघल कर, ल होगा यहाँ पर, पिघल कर जल बन गया है। कहने का ये तात्पर्य है कि बच्चे की मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। यानी जो बहुत गुस्सा वाला भी व्यक्ति होता है वो भी जब इस छोटे बच्चे को, कोई भी छोटे बच्चे का जब मुस्कान को देखते हैं तो उसका दिल भी पिघल जाता है। छू गया तुमने कि झरने लग पड़े, शेफालिकों के फूल बांस था कि बबूल। इसका अर्थ है कवि को ऐसा लगता है कि उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वो जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल जैसे, यानी बांस या बबूल जैसे भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। यानी बांस और बबूल जैसे पेड़ से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि का मन भी बांस और बबूल के भांति शुष्क और ठूट गया था। मतलब कवि का मन भी उदास हो गया था बबूल और बांस के पेड़ के जैसे। अब बच्चे की मुस्कान को देखकर उसका मन भी शेफालिका की भांति सरस और सुंदर हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पंक्ति में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है लगातार पलक झपके बिना। चलिए ये दो पंक्ति का अर्थ को आपको बताते हैं। कवि अपनी ओर एकटक निहारते हुए उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि कहते हैं कि बालक अपने पिता को यानी कवि को लगातार पलक झपके बिना देखता रह जाता है, क्योंकि वो उसे पहली बार देखता है, अतः अतिथि मान बैठता है, मेहमान मान बैठता है। वो उसे पहचानने की कोशिश करता ही जान पड़ता है। नेक्स्ट पंक्ति में देखिए, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। ये दो लाइन का अर्थ हो रहा है
कि कवि यहाँ कह रहा है, क्या तुम मुझे इस तरह लगातार आपलक ही देखते रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए हो, इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एक टेक देखने लगे हो? इसलिए लो, मैं तुम पर से अपनी नज़र स्वयं हटा लेता हूँ, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले। कवि इस पंक्ति में आँख फेर लेने की बात इसलिए करता है क्योंकि बालक लगातार उसे देख रहा था। कवि को वो बच्चा लगातार पलक बिना झपके देख रहा था, अतः वो थक गया होगा। यानी कवि को लगता है कि वो बच्चा थक गया होगा, अतः उसको विश्राम देने की दृष्टि से कवि स्वयं आँख फेर लेना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति को देखिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान ना देख पाता। यहाँ कवि कहते हैं कि शिशु को देख पाने का अवसर उसकी माँ के कारण ही हो सका, वही दोनों के मेल का माध्यम बने। क्योंकि एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, अन्यथा वो बच्चे की ये दंतुरित मुस्कान से अपरिचित ही रह जाता। कवि शिशु और उसकी माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहता है कि शिशु की माँ ही यानी कवि की पत्नी ने ही उसे ये अवसर प्रदान किया कि वो शिशु की दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सके, इसलिए दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब चलिए लास्ट जो व्याख्या है उसको हम जान लेते हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। प्रवासी मतलब विदेश में रहने वाले। चलिए इस दो पंक्ति का अर्थ को हम जानते हैं। पहले एक एक करके दो करके हम पंक्ति का अर्थ बताएंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। कवि नव शिशु को संबोधित करके कहते हैं, तुम अपनी मोहक छवि के कारण प्रशंसा के लायक हो। तुम्हारी माँ भी प्रशंसा के लायक है क्योंकि उसने ऐसे प्यारे शिशु को जन्म दिया है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। यहाँ कवि स्वयं को प्रवासी कहता है क्योंकि वो घर से लंबे समय तक बाहर रहा करता था। घर से दूर रहने वाला व्यक्ति को ही प्रवासी कहलाता है। वे लंबे समय के बाद घर लौटता है। बहुत लंबे समय के बाद कभी घर लौटता है।
अब चलिए नेक्स्ट 2 लाइन को पढ़ाते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है बच्चों? मधुपर्क का अर्थ, मधुपर्क जो होता है वो मधु यानी शहद, दूध, दही, घी और गंगा जल को मिलाकर बनाया जाता है, उसी को मधुपर्क कहते हैं। ये अत्यंत पौष्टिक पेय होता है और ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उत्तम और पुष्टिकारक होता है। बच्चे की माँ इसे अपनी उंगली से उसे चटाती है। यहाँ शिशु के पालन पोषण के संदर्भ में इसका उल्लेख हुआ है। अब चलिए इसका व्याख्या को देख लेते हैं। कभी अपने आप को अतिथि यानी मेहमान, अतिथि मतलब मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। चलिए इसका व्याख्या को जान लेते हैं। तुम जब, कवि कहते हैं कि तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। अपने छोटे बच्चे से कवि कहते हैं कि जब तुम तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होती है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सच कहूँ, तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि शिशु अपने पिता को अनजान अतिथि मानकर कनखियों से निहारता है। शिशु की ये बाकी चितवन कवि को बड़ी छविमान प्रतीत होती है। ये दंतुरित मुस्कान कवि को अत्यधिक प्रसन्नित कर देती है। बच्चे उसी से स्नेह करते हैं जिसके संपर्क में रहते हैं। अतः बच्चों को अपना बनाने के लिए उनके बीच रहना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, अगर आपको ये सुंदर कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और इसके बाद जो इसका और एक किसी के साथ जुड़ा हुआ जो कविता है, श्री नागार्जुन का लिखा हुआ फसल कविता को मैं पढ़ाऊँगी। अगर आप चाहे तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो और इसको एक बार पढ़ सकते हो। तो अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।